नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी IQ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड की जनजातियों को पढ़ने वाले हैं। यदि आप उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक BDO, BPDO, कनिक सहायक आदि की, तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। जनजातियों में सबसे पहले जनजाति हम पढ़ने वाले हैं थारू जनजाति, जो कि राज्य तथा कुमाऊं की सबसे बड़ी जनजाति है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राज्य व कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है थारू जनजाति। यानी अगर हम कुमाऊं की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या में यानी आबादी में थारू जनजाति है, और अगर गढ़वाल की बात करें तो जौनसारी जनजाति सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। थारू जनजाति सर्वाधिक उधम सिंह नगर के खटीमा, खिच्छा, नानकमता और सितारगंज के लगभग 144 गाँव में निवास करती है। यानी थारू जनजाति 90% जो है उधम सिंह नगर के तराई भावर क्षेत्र में ही निवास करती है। और थारू जनजाति राज्य के अलावा अन्य राज्यों में भी निवास करती है, जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार में और नेपाल आदि में भी। थारू जनजाति का व्यवसाय कृषक और पशुपालक है, यानी ये लोग कृषि और पशुपालक करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थारू जनजाति की विशेषताओं को देखते हैं। यानी थारुओं को किरात वंशी भी माना जाता है, यानी ये अपने आप को किरात वंशी मानते हैं, और ये अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, महाराणा प्रताप का वंशज थारू जनजाति को कहा जाता है। थारू लोग कद में छोटे और मंगोल प्रजाति के निकट माने जाते हैं, तो ये कुछ हद तक हमें मंगोलाइट देखने को मिलेंगे। थारुओं की सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं। यानी थारू जनजाति कई गोत्रों में बंटी हुई है। ये गोत्र को कुरी कहते हैं, यानी जो इनके अलग अलग गोत्र हैं इनको ये क्या कहते हैं, कुरी। अब इस जनजाति में सर्वाधिक यानी सबसे उच्च गोत्र बड़वायक गोत्र माना जाता है। कौन सा गोत्र? बड़वायक गोत्र सबसे उच्च माना जाता है। और थारुओं की अनेक उपजातियां पाई जाती है, जिसमें राणा उपजाति, कठरिया, डंगरिया, जेगिमा, पछिमा आदि उपजातियां हैं। और इन उपजातियों में राणा गोत्र यानी राणा उपजाति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और राणा गोत्र के लोग नैनीताल और उधम सिंह नगर में सर्वाधिक निवास करते हैं। और कठरिया उपजाति के लोग उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा आदि में निवास करते हैं। और पश्चिमा उपजाति के लोग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में निवास करते हैं। थारू जनजाति के पुरुष हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में अपनी चोटी रखते हैं। आगे चलते हैं, थारुओं की विवाह विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। थारू जनजाति में पहले बदला विवाह प्रथा का प्रचलन था। यानी इस प्रथा में एक व्यक्ति के द्वारा दूसरी बहन से शादी की जाती थी तथा बदले में वह उसे अपनी बहन से शादी कराते थे। यानी बहनों का आदान प्रदान एक प्रकार से, तो इसे ही बदला विवाह कहा जाता था। इसके तहत जो है बहनों का आदान प्रदान का प्रचलन था। और वर्तमान में थारुओं में 3 टिकटी प्रथा प्रचलित है। 3 टिकटी प्रथा में क्या होता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बहन से विवाह करता है तो उसे बदले में अपनी बहन न देके अपने रिश्तेदारों में किसी से उनका विवाह कराना पड़ता है। इसी को 3 टिकटी प्रथा कहा जाता है। यानी 3 टिकटी प्रथा के तहत दूसरे की बहन की जगह उसके किसी भी रिश्तेदार की लड़की से विवाह किया जाता है। आगे, इन 2 व्यक्तियों के बीच यानी इन 2 परिवारों के बीच जो विवाह की मध्यस्थता कराने वाले व्यक्ति को मजपतिया कहा जाता है। यानी जब 2 परिवार के बीच विवाह जो है संपन्न होता है या उनके बीच जो मध्यस्थता होती है तो उसे क्या कहते हैं, मजपतिया कहते हैं। और जब
दोनों पक्षों में जो है विवाह तय होता है तो उस विवाह तय को करने को पक्की पौड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक्की पौड़ी। और जब आगे चल के यह सगाई की रस्म होती है तो उस सगाई की रस्म को अपना पराया कहा जाता है। और जब विवाह तिथि तय होती है उस रस्म को बात कट्टी कहते हैं। यानी एक बार हम फिर से देखते हैं, मजपतिया किसे कहा जाता है? यानी दो परिवारों के बीच विवाह की जो मध्यस्थता है उसको कराने वाले व्यक्ति को मजपतिया कहते हैं। और जब विवाह तय होता है उस रस्म को पक्की पौड़ी कहा जाता है। यानी जब विवाह तय होता है उसको क्या कहा जाता है? पक्की पौड़ी। और जब विवाह की जो सगाई रस्म है, जब सगाई रस्म होती है तो उसे अपना पराया कहते हैं। और जब विवाह की डेट तय होती है, तिथि तय होती है, उस रस्म को क्या कहते हैं? बात कट्टी कहते हैं। थारू लोग जो है विवाह प्राय माघ या फिर फुलोरा दूज में ही करते हैं, माघ या फुलोरा दूज में। और विवाह के बाद जब लड़की स्थायी रूप से लड़के के घर जाती है तो उस प्रथा को, उस रस्म को क्या कहते हैं? चाला। यानी जब लड़की स्थायी तौर पे लड़के के घर जाएगी तो उसे क्या कहा जाता है? चाला कहा जाता है। थारुओं में विधवा विवाह का प्रचलन भी है। यानी विधवा विवाह उतने धूमधाम से तो नहीं मनाया जाता, लेकिन लड़की के पिता अपने बिरादरी को भोज देते हैं और उस भोज को क्या कहा जाता है? लठभरवा भोज। तो लठभरवा भोज क्या है? विधवा विवाह जब होता है तो लड़की के पिता अपने बिरादरी को भोज देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? लठभरवा भोज। थारुओं में महिलाओं को तलाक देने का अधिकार है जिसे वो उरारी कहते हैं। यानी जब तलाक की जो देने के लिए अधिकार है उसे क्या कहा जाता है? उरारी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं थारुओं की विशेषता और भोजन के बारे में। थारू जनजाति के पुरुषों का परंपरागत वस्त्र लंगोटी है। इनके द्वारा लंगोटी पहना जाता है। और भोजन में, मुख्य भोजन में चावल और मछली का सेवन किया जाता है। और जाट जनजाति जो है चावल से निर्मित, स्वयं ये निर्मित करते हैं, इसे मदिरा को जो है जाड़ कहते हैं। यानी इनके द्वारा इनकी जो मदिरा बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? जाड़ कहा जाता है। पुरुषों को भोजनालय में जाने का अधिकार नहीं है। यानी पुरुषों को रसोई घर में नहीं जाने दिया जाता। और ये लोग जब वन आखेट करते हैं, वनों में आखेट करने जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? खाबर कहते हैं। थारू में उसे क्या कहा जाता है? शिकार को खाबर कहा जाता है। आगे थारुओं की धार्मिक परंपरा को देखते हैं। इनके यहाँ पे मातृ सत्तात्मक समाज है। थारू जनजाति के लोग प्रतिवर्ष 4 तरह की पूजा करते हैं, जिसमें धान की बुवाई के समय हरिया पूजा करते हैं। और थारू जनजाति के लोग नवरात्र में दशहरा पूजा करते हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं। थारू जनजाति के इष्ट देव खड़गाभूत और पचवाहन है। इष्ट देवता खड़गाभूत और पछावन देवता है। साथ में नगरयाई देवी की भी पूजा थारू में की जाती है। थारू के लोग छोटी माता या फिर चेचक की बीमारी को दूर करने के लिए शीतला देवी की पूजा करते हैं। और थारू जनजाति के लोग पशुओं की रक्षा के लिए ढोर चांदी देवी की पूजा करते हैं। थारुओं की फसल रक्षा की देवी जगमतिया देवी है। यानी फसल रक्षा के लिए जगमतिया देवी की पूजा की जाती है। और लोग शिकार की देवी के रूप में बागेश्वरी देवी को पूजते हैं। शिकार की देवी के रूप में बागेश्वरी देवी को पूजते हैं। और थारू जनजाति के लोग काली भूमिया व कारो देवताओं की भी पूजा करते हैं। और भूमिया देवता इसमें जो है सबसे प्रमुख देवता है इनका, भूमिया देवता। थारू जनजाति के लोग जितने भी हैं उनके घर के आगे एक चबूतरा बना हुआ होता है जिसमें जो है भूमिया देवता की पूजा की जाती है।
और यहाँ पे मुर्गा और सूअर की भी बलि देते हैं। थारू जनजाति के त्यौहार को देखते हैं हम, त्यौहार को, जिसमें थारू जनजाति के जो मुख्य त्यौहार है बजहर का त्यौहार। ठीक है, तो थारू का जो मुख्य त्यौहार बजहर का त्यौहार है, जो बैशाख माह में मनाया जाता है। अब थारू जनजाति के लोग दीपावली को जो है शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। यानी दीपावली को थारू जनजाति के लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। और होली के अवसर पर खिचड़ी नृत्य किया जाता है। होली के अवसर पर खिचड़ी नृत्य किया जाता है। और होली जो है 2 प्रकार की खेली जाती है, उजली होली और बैठकी होली। उजली होली और बैठकी होली। अब थारों की राजनीतिक व्यवस्था को हम देखते हैं तो यहाँ पे 4 प्रकार के अधिकारी होते हैं। इनकी जो बिरादरी पंचायत है उसमें 4 प्रकार के अधिकारी होते हैं, जिसमें पंचायत का मुखिया चौधरी या फिर महतो होता है। पंचायत का मुखिया चौधरी या महतो होता है। और महतो की सहायता के लिए एक बड़देर होता है। महतो की सहायता के लिए बड़देर का पद है। और बड़देर के नीचे जो है भले मानस, ठीक है, बड़देर के नीचे भले मानस और भले मानस के नीचे चौकीदार होता है। यानी सबसे ऊपर चौधरी या महतो, फिर उसके नीचे बड़देर और उसके नीचे भले मानस और उसके नीचे चौकीदार, 4 व्यक्ति ये प्रमुख अधिकारी होते हैं। इनकी न्याय के लिए थारों में मध्य पंचगण की प्रथा है। अब मध्य पंचगण में क्या होता है, यानी इनमें ये मदिरा की घूंट के साथ तर्क वितर्क किया करते हैं। यानी ये अपने मदिरा को क्या कहते हैं, जाड़ कहते हैं। तो ये जाड़ के साथ जो है जाड़ की एक एक घूंट लेके साथ में तर्क वितर्क होता है। थारों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, जैसे दिखनौरी प्रथा। दिखनौरी प्रथा भी थारों में ही प्रचलित है। थारों में जो है संयुक्त और एकांकी दोनों प्रकार के परिवार हमें देखने को मिलते हैं। और झुमड़ा थारों का एक नृत्य गीत है। कौन सा? झुमड़ा। और लहचारी थारू जनजाति का क्या है? नृत्य है। तो झुमड़ा एक नृत्य गीत है और लहचारी क्या है? नृत्य। और भरड़ा क्या है? थारू लोग जो है ओजा या तांत्रिक के लिए भरड़ा कहते हैं। यानी जो तांत्रिक होते हैं उनके लिए क्या कहते हैं? भरड़ा। और थारू लोग तलाक के लिए क्या कहते हैं? उरारी। ठीक है, उरारी शब्द का प्रयोग किया जाता है थारू में तलाक के लिए। अब अगली जो जनजाति है वो है जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति राज्य की दूसरी और गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय है। सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय। जौनसारी लोग राज्य के यानी उत्तराखंड के पश्चिमी भाग देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र में निवास करते हैं, जिसमें प्रमुख क्षेत्र चक्राता, कालसी, त्यूनी और लाखा मंडल क्षेत्र आता है। देहरादून जिले के चक्राता, कालसी और त्यूनी तहसील को मिलाकर जौनसार बाबर क्षेत्र कहलाता है। कौन कौन सी तहसीलों को मिला के? चक्राता, कालसी और त्यूनी। जौनसारी लोग जौनसार के अलावा टिहरी के जौनपुर और उत्तरकाशी के पराग निकाना क्षेत्र में भी निवास करते हैं। जौनसारी लोग 39 पट्टियों यानी जिसे कहा जाता है खत, यानी 39 खत और 358 गांव में निवास करते हैं। जौनसारी की मुख्य भाषा जौनसारी जनजाति की मुख्य भाषा जौनसारी है। कुछ विशेष क्षेत्र में जो हिमाचल से लगे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पे बावरी और हिमाचली भाषा का भी प्रयोग होता है। जौनसार में बायता एक प्रकार की झाड़ फूंक की विधि है। यानी बायता क्या है? झाड़ फूंक की विधि। और गणात प्रथा, ठीक है, गणात प्रथा जौनसार में अपने शत्रु को हानि पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सी प्रथा? गणात प्रथा। अब जौनसार में भूत प्रेत भगाने के लिए जिस व्यक्ति पर देवता आता है उसे क्या कहते हैं? माली। यानी भूत प्रेत भगाने के लिए या जिस भी व्यक्ति पे देवता आता है उसे क्या कहा जाता है? माली। और जौनसार में किसी व्यक्ति पर तांत्रिक विद्या का प्रयोग किया गया है तो इसको दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? जैसे किसी पे तांत्रिक विद्या का प्रयोग किया गया है तो उसको दूर करने के लिए उल्टाव विधि, क्या विधि? उल्टाव विधि का प्रयोग किया जाता है। और ओझा विधि
हुजा विधि का प्रयोग किसी व्यक्ति की बीमारी को दूर करने के लिए किया जाता है। अब जौनसारी सामाजिक व्यवस्था, जौनसार में सामाजिक व्यवस्था देखते हैं। जौनसारी लोग अपने आप को पांडवों का वंशज कहते हैं, यानी अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं। और जौनसारी लोग मंगोल और डोम प्रजाति का मिश्रण है। यहाँ पे जौनसारियों में 3 वर्गों में बटे हुए हैं, जिसमें खसास, कारीगर और हरिजन लोग आते हैं। खसास वर्ग में ब्राह्मण और राजपूत आते हैं और निम्न वर्ग में कोल्टा लोग आते हैं। जौनसारियों का समाज पितृसत्तात्मक है, यानी यहाँ पे पिता जो है घर का मुखिया होता है। जौनसारी जनजाति की विवाह परंपराएं, पहले जौनसार में बहुपति विवाह प्रथा का प्रचलन था, लेकिन वर्तमान समय में जौनसारियों में बाजदिया, वेवाकी और बोईदोदकी विवाह प्रचलित है। कौन कौन सी? बाजदिया, वेवाकी और बोईदोदकी। बाजदिया में जौनसारियों का सबसे शान शौकत वाला विवाह कहा जाता है और वेवाकी विवाह जौनसार में साधारण पद्धति वाला विवाह कहा जाता है। विवाह के अवसर में जौनसारी लोग पहले गाय को दहेज के रूप में दिया करते थे, यानी गाय को दहेज के रूप में देते थे पहले। और जौनसारी लोग अविवाहित लड़की को दहयंती और विवाहित लड़की को रयांती कहते हैं। जौनसारी जनजाति की वेशभूषा और भोजन, इनकी महिलाएं घाघरा पहनती है और जौनसारी लोग ऊन से बने पैजामे को झंगोली कहते हैं। जौनसारी लोग ऊन से बने टोपी को क्या कहते हैं? डिगवा कहते हैं। ऊन से बने टोपी को डिगवा कहते हैं। आगे चलते हैं। जौनसारियों के देवता, त्यौहार और मनोरंजन के चीज़ों को देखते हैं। जैसे जौनसारी लोगों का मुख्य देवता महासू देवता है और जौनसारी लोगों का पवित्र तीर्थ स्थल हनोल है। हनोल में महासू देवता का मंदिर है। जौनसार के अन्य तीर्थ स्थल लाखा मंडल और कालसी में स्थित है। जागड़ा महासू देवता का त्यौहार है जो भादों के महीने में लगता है। जौनसार के बिस्सू त्यौहार जो है बैशाखी माह में मनाया जाता है। दीपावली के अवसर में जौनसारी लोग भैला नृत्य करते हैं। दीपावली के अवसर पे जौनसारी लोग भैला नृत्य करते हैं। और विजयदशमी को जौनसार में पायता, ठीक है, विजयदशमी को जौनसार में पायता कहा जाता है। और पचई या दशहरे को यहाँ पांडवों का त्यौहार माना जाता है और दशहरे को यहाँ पे पांचों के रूप में मनाते हैं और जन्माष्टमी को 8वें के रूप में मनाते हैं। यानी विजयदशमी को पायता, ठीक है, और दशहरे को पाँचों और जन्माष्टमी को 8वें के रूप में मनाते हैं। जौनसारियों में नुनाई त्यौहार भेड़ पालकों का एक त्यौहार है जो कि यहाँ पे धूमधाम से मनाया जाता है। भिरोली त्यौहार जौनसार में संतान कल्याण के लिए मनाए जाने वाला त्यौहार है। कौन सा? भिरोली त्यौहार। जौनसारी लोग मरोज उत्सव को मनाते हैं जिसमें बनने वाला मुख्य पकवान घीमा है, ठीक है, घीमा। अगला जौनसार के प्रमुख मेले, जिसमें मोण मेला, ये 2 तरीके का होता है, जिसमें मछमोण और जत्रिया मोण प्रसिद्ध है। मछमोण में छोटी गाड़ में टिमरू के सूखे पाउडर को डाला जाता है जिससे मछलियाँ पकड़ी जाती है, ये कहलाता है मछमोण। दूसरा जत्रिया मोण। जत्रिया मोण में खसों यानी खत और पटियों के लोग के द्वारा शक्ति प्रदर्शन के बाद किसी एक जगह इकट्ठा
एक जगह इकट्ठा हुआ जाता है। उसके बाद यह जो त्यौहार है मनाया जाता है, जिसे जत्रिया मोड़ कहा जाता है। अगला मेला है बिस्सू मेला। जौनसार क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला बिस्सू मेला, जो बैसाखी के बाद 4 दिन तक चलता है। और इसमें चावल से बने पापड़ को लाडू या फिर शाकुली कहा जाता है, जो कि बिस्सू मेले का मुख्य पकवान है। बिस्सू मेले का प्रारंभ चौलीथात से होता है। चौलीथात एक जगह है। बिस्सू मेले के अवसर पर जंगबाजी नृत्य भी किया जाता है। बिस्सू मेले के अवसर पर जंगबाजी नृत्य भी कहा जाता है। जौनसारियों के लोक नृत्य, जिसमें हारुल नृत्य या फिर परात नृत्य भी मुख्य है। हारुल नृत्य और परात नृत्य। अन्य नृत्य में अंडे कांडे नृत्य और पौणाई नृत्य और झेला नृत्य और जंगबाजी और मरोज नृत्य आदि है। पत्तेबाजी नृत्य दीपावली के दूसरे दिन पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पत्तेबाजी नृत्य दीपावली के दूसरे दिन पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और जौनसारी लोगों का लोक नृत्य वारदा घाटी है, वारदा नाटी है। जौनसारी लोगों का लोक नृत्य वारदा नाटी है। हारुल, मांगल या केदार छाया या बिरासू जौनसार के प्रमुख लोकगीत है। कौन कौन से? हारुल, मांगल, केदार छाया और बिरासू। हारुल में प्रयोग होने वाला वाद्य यंत्र रमतुला वाद्य यंत्र है। यह वाद्य यंत्र हारुल में प्रयोग होता है। जौनसारी जाति में राजनीतिक व्यवस्था। जौनसारी जनजाति में खुमरी नामक पंचायत होती है और गांव के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य खुमरी का सदस्य होता है और मुखिया को ग्राम सयाना कहा जाता है। यानी खुमरी पंचायत के मुखिया को ग्राम सयाना कहा जाता है। खुमरी के ऊपर खत खुमरी होती है, जिसके मुखिया को खत सयाना कहा जाता है। यानी जब खुमरी गांव स्तर पे होती है, उसके ऊपर जब कोई मसला गांव में ना सुलझ के आगे चला जाता है तो वो खत खुमरी में सुलझाया जाता है, उसे कहते हैं खत खुमरी। एक खत कहीं गांव को मिलके बनती है, जिसमें 5, 7, 10 कितने ही भी गांव हो सकते हैं। खत खुमरी 2 या 2 से अधिक गांव की समिति होती है। जौनसार के प्रमुख व्यक्ति। जौनसार के प्रमुख व्यक्तियों में गुलाब सिंह को जौनसार में राजनीतिक जागरूकता के रूप में जाना जाता है। यानी जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक गुलाब सिंह को कहा जाता है। और जौनसार के प्रथम कवि पंडित शिवराम है। जौनसार के प्रथम कवि पंडित शिवराम और जौनसार के फादर ऑफ जौनसार बाबर भाव सिंह चौहान को कहा जाता है। फादर ऑफ जौनसार बाबर भाव सिंह चौहान को कहा जाता है। जौनसार के आधुनिक कवि रतन सिंह जौनसारी है। जौनसार के आधुनिक कवि रतन सिंह जौनसारी है। और देविका चौहान व कृपाराम जोशी जौनसार के समाज सेवी है। कौन कौन? देविका चौहान और कृपाराम जोशी। जौनसार के संगीत के जनक। जौनसार में संगीत के जनक नंदलाल भारती जी है। इन्हें 2017 में लोक कला रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया। और मनोज सागर एक जौनसारी गायक है। अगला वीर केसरी चंद का जन्म चक्राता के क्यावा गांव में होता है। वीर केसरी चंद आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे। वीर केसरी चंद आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे। 3 मई 1945 को वीर केसरी चंद को फांसी की सज़ा होती है। इन्हीं के याद में 3 मई को छौलीतात में इनके बलिदान दिवस पे मेले का आयोजन किया जाता है। वीर केसरी चंद इम्फाल युद्ध में भी भाग लेते हैं और वीर केसरी चंद नामक रचना के लेखक पंडित शिवराम है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। इससे अगली जनजातियाँ
जिसमें भोटिया, बोक्सा और राजी जनजातियों को हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।